Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is biosynthesis and transport of abscisic acid. First we will discuss about biosynthesis of abscisic acid. Biosynthesis of abscisic acid के हवाले से हम देखते हैं कि दो पाथवेज हैं जो कि इसकी सिंथेसिस के लिए सजेस्ट किए गए हैं। एक पाथवे जो है वो है इनडायरेक्ट पाथवे जिसमें C40 प्रिकर्सर जो है वो इन्वॉल्व है। C40 प्रिकर्सर ये सिंथेसाइज होता है और इस प्रिकर्सर की क्लीवेज होती है और इससे बनता है ज़ैंथोफिल, कैरोटीनाइड और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये जो है ये इनडायरेक्ट सिंथेसिस में आ जाता है जिसमें फ़र्स्ट C40 प्रिकर्सर बनता है और फिर इस प्रिकर्सर की क्लीवेज से ज़ैंथोफिल कैरोटीनाइड बनता है और उससे एब्सिसिक एसिड बनता है। दूसरा जो मेथड है इसमें बायोसिंथेसिस का वो डायरेक्ट मेथड है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मेशन होती है एब्सिसिक एसिड की फ्रॉम C15 प्रिकर्सर। ठीक है, और C15 प्रिकर्सर का क्या नाम है? फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट। तो ये दोनों जो हैं पाथवेज हम देखेंगे। फर्स्ट इसमें है इनडायरेक्ट पाथवे या जिसको ज़ैंथोफिल क्लीवेज पाथवे ऑफ एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। अब इस पाथवे या इस बायोसिंथेसिस के जो इनिशियल रिएक्शंस हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं और इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है फ्रॉम कार्बन 5 आइसोप्रीन यूनिट जिसको आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट कहते हैं। अगर आपको याद हो जिब्रिलिक एसिड्स जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट उसकी बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व था और इसके बारे में आप पहले से अब जानते हैं कि ये C5 जो है मॉलिक्यूल है और ये आइसोप्रीन यूनिट है। और इसमें क्या होता है कि इसकी सिंथेसिस में कि ये जो आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट है ये गुज़रता है डिफरेंट ऑक्सीजनेशन रिएक्शन से और ये कन्वर्ट होता है इनटू ऑक्सीजनेटेड कैरोटीनाइड लाइक C40 ज़ैंथोफिल विच इज़ ज़ियाज़ैंथिन। मींस ये आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस ये बाद में कन्वर्ट होता है इनटू अ C40 मॉलिक्यूल of xanthophyll which is called zeaxanthin and then it is converted to violaxanthin। तो यहाँ पर आप देखें कि इसके जो इनिशियल स्टेप्स हैं ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे आपने जिब्रिलिक एसिड की बायोसिंथेसिस में पढ़े हैं। फर्स्ट इसमें आप देखें कि ये है DMAPP डाई मिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, और यहाँ पर है आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट। आप ये पढ़ चुके हैं जिब्रिलिक एसिड में कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं और हम इसका इस तरह से इसके फार्मूले को बायोस्केलेटन जैसे हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये भी कार्बन 5 इसके साथ लिखा हुआ है C5 और इसके साथ भी C5 लिखा हुआ है। तो ये दोनों क्योंकि आइसोमर हैं दोनों 5 कार्बन कंपाउंड हैं, इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन होता है तो ये बनाते हैं, ये आप पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो है इसका एंड वाला जो कार्बन है वो बॉन्डिंग करता है इसके टॉप से और यहाँ पे इसका ये जो बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो ये बनाते हैं एक 10 कार्बन कंपाउंड। यहाँ C10 लिखा हुआ है ना जिसको GPP लिखा हुआ है, जीरानाइल पायरोफॉस्फेट। ये जीरानाइल पायरोफॉस्फेट अगेन फिर एक आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पर देखें ये इस तरह से 3 जो हैं ये कार्बन 5 कार्बन वाले 3 जो हैं ये कंपाउंड्स दिखाए गए हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन 15 कंपाउंड में और इसका नाम है फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, C15 कंपाउंड में ये कन्वर्ट हुआ और इसने फिर रिएक्शन किया आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ, तो ये अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू C20 कंपाउंड में और इसका नाम है जीरानाइल जीरानियोल पायरोफॉस्फेट। अब ये जीरानाइल जीरानियोल पायरोफॉस्फेट जो कि कार्बन 20 मॉलिक्यूल है ये इस अपने जैसे ही जीरानाइल जीरानियोल पायरोफॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर देखें दोनों का रिएक्शन दिखा रहे हैं, ये C20 ये C20, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा C40। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट होते हैं तो इस तरह से ये इलोंगेटेड लॉन्ग चेन बनाते हैं और ये इसमें कार्बन जो हैं 40 हैं इसलिए C40 इसको लिखा हुआ है और ये कहलाता है ज़ियाज़ैंथिन। और ज़ियाज़ैंथिन के बाद जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू, यहाँ पर आप देखें कि इसकी ज़ियाज़ैंथिन की ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पर ये देखें ये ऑक्सीजन जो है इस तरह से
ऐड हुआ है और यहाँ पे आप देखें तो इस रिंग के साथ भी यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है। तो ज़ियाज़ैंथिन ऑक्सीजनेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है इनटू वायोलाज़ैंथिन और ये वायोलाज़ैंथिन भी C40 है। Violaxanthin is converted to a 9-cis neoxanthin which then undergoes cleavage to form carbon-15 compound xanthozine possibly outside the chloroplast। अब ये जो रिएक्शन होगा जिसमें क्लीवेज होगी इस वायोलाजेंथिन की और बाद में इसमें 15 कार्बन कंपाउंड बनेगा जिसको xanthozine कहते हैं। ये रिएक्शन जो है ये क्लोरोप्लास्ट के बाहर होता है और इनिशियल जो रिएक्शंस थे वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि हमने बात की कि ये वायोलाजेंथिन सिंथेसाइज हुआ है। अब ये जो वायोलाजेंथिन है यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू 9-cis नियोजेंथिन जो कि कार्बन की तादाद इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ चेंज आया है कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन नहीं है, ये OH मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं है और इसकी क्लीवेज हो रही है। ठीक है, अब इस 9-cis नियोजेंथिन जो है इसकी क्लीवेज हो रही है यहाँ पर, तो ये इसका जो ये वाला पार्ट है ये 15 कार्बन कंपाउंड है। तो ये 15 कार्बन कंपाउंड जो है यहाँ से क्लीवेज के ज़रिए इस चेन से अलग हो जाएगा और ये 15 कार्बन कंपाउंड जो है ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये क्या कहलाएगा, xanthozine। ठीक है, xanthozine is a neutral growth inhibitor with abscisic acid like properties। अब ये जो xanthozine है इसमें भी abscisic acid की तरह की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। इन द लास्ट स्टेप xanthozine is converted to abscisic acid aldehyde इन द साइटोसोल। जैसे हमने कहा कि ये रिएक्शन जो है ये क्लोरोप्लास्ट के बाहर हुआ है और बाकी जो लास्ट वाले इसके रिएक्शंस हैं वो साइटोसोल में हो रहे हैं, जिसमें xanthozine कन्वर्ट हो रहा है abscisic acid aldehyde में by the loss of epoxy group which is finally oxidized to abscisic acid। अब यहाँ पर आप देखें xanthoxin जो है, xanthoxin में ये एक एपॉक्सी ग्रुप है जिसमें ये 2 बॉन्ड्स के ज़रिए ये ऑक्सीजन जो है ये कनेक्टेड है। तो ये एपॉक्सी ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाएगा, तो ये xanthozine कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड में। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि ये इस O के साथ एक और हाइड्रोजन है, तो ये रिडक्शन के बाद ये कन्वर्ट हुआ है इनटू एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड में और ये एब्सिसिक एल्डिहाइड जो है ये फिर कन्वर्ट हो रहा है इनटू एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एब्सिसिक एसिड एंड दिस पाथवे इज़ प्रीडोमिनेंट इन हायर प्लांट्स। तो जो भी हायर प्लांट्स हैं उनमें एब्सिसिक एसिड की सिंथेसिस इसी पाथवे से होती है, इनडायरेक्ट पाथवे से। दूसरा जो है इसमें बायोसिंथेसिस का तरीका वो है डायरेक्ट पाथवे या फिर इसको आइसोप्रीनाइड पाथवे ऑफ एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। इस डायरेक्ट पाथवे में क्या होता है कि क्योंकि एब्सिसिक एसिड जो है ये हम इसमें कहते हैं कि ये C15 जो है मॉलिक्यूल है, तो ये इसमें जब हमने बात की थी अभी इस के इनिशियल रिएक्शंस की कि यहाँ पर आप देखें कि ये इन 2 के रिएक्शन से DMAPP और आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के रिएक्शन से हमने कहा कि 10 कार्बन मॉलिक्यूल बना है जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट और ये जब दोबारा रिएक्ट करता है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ तो यहाँ पर ये कार्बन 15 कार्बन मॉलिक्यूल एक बनता है फार्निसोल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो इस फार्निसोल पायरोफॉस्फेट से डायरेक्ट सिंथेसिस भी हो सकती है एब्सिसिक एसिड की, क्योंकि एब्सिसिक एसिड भी 15 कार्बन कंपाउंड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट सिंथेसिस हो रही है। आर डायरेक्ट पाथवे फॉर एब्सिसिक एसिड बायोसिंथेसिस हैज़ बीन सजेस्टेड विच यूजेस द इनिशियल स्टेप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन 15 प्रीकर्सर फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट। अब इसमें होता क्या है कि इस कार्बन 15 प्रीकर्सर जो अभी हमने बात की कि फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट जो बनता है उससे इसकी सिंथेसिस होती है, जो कि एक सेस्क्यूटरपिनाइड मॉलिक्यूल है। सेस्क्यूटरपिनाइड जिसमें 3 आइसोप्रीनाइड यूनिट्स होते हैं और ये जो C15 एब्सिसिक एसिड है इट इज़ डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन 15 फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट। दिस डायरेक्ट पाथवे अकर्स मेनली इन द फंजाई और ये पाथवे जो है ये फंजाई में डोमिनेंटली पाया जाता है, जबकि जो हायर प्लांट्स हैं उनमें इस तरह डायरेक्ट सिंथेसिस नहीं होती बल्कि इनडायरेक्ट सिंथेसिस होती है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ एब्सिसिक एसिड ट्रांसपोर्ट।
एब्सिसिक एसिड प्लांट में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है? एब्सिसिक एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इन प्लांट्स बाय द फ्लोएम एंड जाइलम एंड द मूवमेंट में अकर फ्रॉम मैच्योर लीव्स टू शूट टिप्स एंड रूट्स। ये जाइलम या फ्लोएम के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है। उसके अलावा ये लीव्स में जब बनता है तो मैच्योर लीव्स से ये ट्रांसपोर्ट होता है टू द शूट टिप्स एंड टू द रूट्स। इसकी सिंथेसिस रूट्स में भी होती है। लीव्स में इसका बता रहे हैं कि जब ये लीव्स में बनता है तो ये शूट टिप्स और रूट्स तक ये ट्रांसपोर्ट होता है। एब्सिसिक एसिड कैन मूव बेसिपिटली फ्रॉम द रूट कैप टू द मेरिस्टेम ऑफ रूट्स। और जो एब्सिसिक एसिड यहाँ पर सिंथेसाइज होता है तो वो ये आप देखें इस तरह दिखाया गया कि ये रूट में जो है ये इसके रूट कैप है और यहाँ पर ये इसकी मेरिस्टेमेटिक जोन है रूट मेरिस्टेम। तो ये रूट कैप से रूट मेरिस्टेम तक बेसिपिटली जो है ये मूव करके जाता है फ्रॉम द बेस टुवर्ड्स द रूट मेरिस्टेम। Contradictory results have been obtained in petiole X plants which indicate that abscisic acid movement shows either a slight basipetal polarity or it is non-polar। और इसके अलावा पेटियोल एक्स प्लांट्स में जो रिजल्ट्स देखे गए हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से वो इससे अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। पेटियोल एक्स प्लांट क्या होता है कि एक ऐसा प्लांट जिसमें उसके रूट्स रिमूव कर दिए जाएँ, उसकी स्टेम सिर्फ उसकी जो मेजर स्टेम है वो रहने दी जाए, उसकी ब्रांचेस रिमूव कर दी जाएँ और उसकी स्टेम के ऊपर सिर्फ पेटियोल्स जो हैं वो रहने दिए जाएँ, लीव्स भी रिमूव कर दिए जाएँ, तो वो पेटियोल एक्स प्लांट कहलाता है। पेटियोल एक्स प्लांट्स में एब्सिसिक एसिड की मूवमेंट ये शो करती है कि ये स्लाइटली जो है बेसिपिटल पोलैरिटी या बेसिपिटल मूवमेंट रखता है, अदरवाइज ये नॉन पोलर मूवमेंट जो है वो शो करता है। Abscisic acid synthesized in the roots can be transported to the shoot by the xylem. Abscisic acid concentration in xylem sap of water-stressed plant rises several fold as compared to the well-watered plants. अब रूट्स में जो एब्सिसिक एसिड बनता है वो जाइलम के ज़रिए शूट्स तक भी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब जाइलम में जाइलम सैप में ये मौजूद होता है। अब वाटर स्ट्रेस प्लांट्स में देखा गया है कि एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन जाइलम सैप में ज़्यादा होती है। ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर स्ट्रेस प्लांट्स हैं और ऐसे प्लांट्स जो कि वेल वाटर्ड हैं, जिनको पानी अच्छी खासी मिकदार में अवेलेबल है, उन प्लांट्स के जाइलम सैप में एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि जो वाटर स्ट्रेस प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जिनको वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, ड्राउट कंडीशन में रह रहे हैं, तो ऐसे प्लांट्स के जाइलम सैप में एब्सिसिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन है और प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव होने के काबिल बनाता है। It is believed that abscisic acid synthesized in the root serves to act as a signal conveying the water status of the drying soil to the leaves wherein the stomata are closed to check transpiration। इसका मतलब ये है कि एब्सिसिक एसिड जो रूट में सिंथेसाइज होता है तो रूट्स में ये जो है वाटर स्टेटस को चेक करता है कि उसके इर्द गिर्द सॉइल में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर तो वाटर अवेलेबल है तो उस सूरत में इसकी कंसंट्रेशन जाइलम सैप में इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये वहाँ इतना ट्रांसपोर्ट नहीं होता। लेकिन अगर ड्राई सॉइल में ये रूट्स जो हैं ड्राई सॉइल में ग्रो कर रहे हैं या प्लांट ड्राई सॉइल में है तो उस सूरत में इसका जो ट्रांसपोर्ट है, इसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है टुवर्ड्स द लीव्स और मीन्स ये सिग्नल कन्वे करता है, लीव्स में इसकी ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होती है और लीव्स में पहुँचने के बाद ये स्टोमेटा की क्लोजिंग करता है, क्योंकि इसका रोल है स्टोमेटल क्लोजिंग में। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाता है। इस तरह से प्लांट जो है वो स्ट्रेस कंडीशन को सर्वाइव कर लेता है। अब हम जैसे बात करते हैं कि एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट इनहिबिटर है, तो इनहिबिटर का मतलब ये नहीं है कि ये प्लांट के लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं है। प्लांट को सिर्फ ग्रोथ प्रोमोटर्स की ज़रूरत नहीं होती, प्लांट को इनहिबिटर्स की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि ग्रोथ प्रोमोटर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्रोथ प्रोमोटर्स जो हैं वो उसको फेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइवल के काबिल बनाते हैं, जबकि जो इनहिबिटर्स होते हैं वो उसको अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइवल के काबिल बनाते हैं कि वो सर्वाइव कर सके अनफेवरेबल कंडीशंस में। क्योंकि जब वाटर स्ट्रेस है उस सूरत में प्लांट को रेजिस्टेंस यही प्रोवाइड करते हैं एब्सिसिक एसिड के, उसके स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, जिससे ट्रांसपायरेशन रेट कम होता है और प्लांट में विल्टिंग नहीं हो पाती और वो सर्वाइव करता है इस कंडीशन में। तो बात हम कर रहे हैं इसकी ट्रांसपोर्ट के हवाले से। It has been noted that depending upon the increase in xylem sap pH, abscisic acid undergoes redistribution in the leaf during water stress। तो जाइलम सैप की pH जैसे ही बढ़ती है तो एब्सिसिक एसिड जो है ये रीडिस्ट्रीब्यूट होता है लीफ में ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस। अंडर नॉर्मल कंडीशंस द जाइलम सैप इज़ स्लाइटली एसिडिक। नॉर्मल कंडीशंस में मींस जब
प्लांट जो है वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं मिल रहा वाटर का, नॉर्मली उस प्लांट का जो जाइलम सैप होगा वो स्लाइटली एसिडिक होता है, उसकी pH 6.3 है, विच इज़ फेवरेबल फॉर द मेसोफिल सेल्स टू टेक अप अनडिसोसिएटेड एंड प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है, मीन्स उसके साथ एक प्रोटॉन भी अटैच्ड है, ABAH। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशंस में हमने कहा कि जाइलम सैप जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, जो कि फेवरेबल होता है फॉर द मीजोफिल सेल्स, कि वो मीजोफिल सेल्स इस pH पे एब्सिसिक एसिड की प्रोटोनेटेड फॉर्म को अपने अंदर ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये देखें आप, ये मीज़ोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डायरेक्टली जो फ्री एब्सिसिक एसिड होता है ABA, उसको ये इट इज़ इम्परमिएबल टू एब्सिसिक एसिड, उसको ये अपने अंदर एंटर नहीं होने दे सकता। तो और ये जो इसकी फॉर्म होती है प्रोटोनेटेड फॉर्म, ABA के साथ H, प्रोटोनेटेड फॉर्म में ये एब्सिसिक एसिड जो है ये मूव कर सकता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। तो हमने बात की कि जब pH जो है नॉर्मल कंडीशंस में स्लाइटली एसिडिक होती है तो उस सूरत में एब्सिसिक एसिड जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में पाया जाता है, और फिर प्रोटोनेटेड फॉर्म में जब पाया जाता है तो उस सूरत में ये क्लोरोप्लास्ट से एंटर होके क्लोरोप्लास्ट में जा सकता है। ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन से एंटर हो सकता है, और अंदर जब ये एंटर हो जाता है फिर ये बाद में डिसोसिएट हो जाता है, आइंस इसके प्रोटॉन अलग हो जाते हैं, एब्सिसिक एसिड अलग हो जाता है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि ये एब्सिसिक एसिड जो है इस फॉर्म में ये क्रॉस नहीं कर सकता इस क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन को, ये क्रॉस सिर्फ इस प्रोटोनेटेड फॉर्म में कर सकता है, जो कि हमने कहा कि जब एसिडिक pH होती है उस वक्त ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है और उस वक्त ये मीजोफिल सेल्स में उनके क्लोरोप्लास्ट में एंटर हो सकता है। The xylem sap becomes slightly alkaline, pH 7.2 during water stress, causing dissociation of ABAH to free ABA। अब जब जाइलम सैप स्लाइटली अल्कलाइन हो जाता है, जब वाटर स्ट्रेस मिलता है ना, ऐसा प्लांट जिसको वाटर स्ट्रेस मिल रहा है, जिसमें वाटर की अवेलेबिलिटी इर्द गिर्द कम है, सॉइल में पानी नहीं है, तो उस सूरत में वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जाइलम सैप प्लांट का जो है वो अल्कलाइन हो जाता है, उसकी pH 7.2 हो जाती है। अब इस अल्कलाइन pH पे ये जो एब्सिसिक एसिड प्रोटोनेटेड फॉर्म में था ये डिसोसिएट होके फ्री फॉर्म में आ जाता है, इसके प्रोटॉन अलग हो जाते हैं और एब्सिसिक एसिड जो है वो अलग हो जाता है। Since abscisic acid does not readily cross membrane and enter into the mesophyll cell, it is expected that more abscisic acid reaches the guard cells। अब हमने ये बात की कि जब pH ज़्यादा होती है जाइलम सैप की, और क्यों ज़्यादा होती है, ये उस वक्त ज़्यादा होती है जब प्लांट को वाटर स्ट्रेस मिल रहा है ड्राउट कंडीशन में। तो उस अल्कलाइन pH पे एब्सिसिक एसिड जो कि प्रोटोनेटेड फॉर्म में था वो डिसोसिएट होके एब्सिसिक एसिड अलग हो जाता है और उसके प्रोटॉन्स अलग हो जाते हैं। तो ये जो फ्री एब्सिसिक एसिड है अब ये इस क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके क्लोरोप्लास्ट में नहीं जा सकता। ठीक है, मेसोफिल सेल्स में ये नहीं जा सकता। तो उस सूरत में ये जो एब्सिसिक एसिड है ये ज़्यादा से ज़्यादा ये गार्ड सेल्स में जाना शुरू कर देता है, और गार्ड सेल्स में जब एब्सिसिक एसिड ज़्यादा होता है तो ये खास करता है स्टोमेटा की क्लोजिंग को। ठीक है, गार्ड सेल्स में ये इंक्रीज़ होगा और स्टोमेटा को ये क्लोज कर देगा। Wilkinson and Davis have suggested that alkalization of the xylem sap serves as a root signal that promotes stomatal closure। तो वो कहते हैं कि ये जब दो साइंटिस्ट के मुताबिक कि जब रूट्स डिटेक्ट करते हैं कि उनके इर्द गिर्द वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, ड्राउट कंडीशन है, तो वो एक सिग्नल के तौर पे ये जो है उसमें एक सिग्नल जो है मूव करता है, उनके जाइलम सैप की pH जो है वो अल्कलाइन हो जाती है, क्योंकि वाटर उनको अवेलेबल नहीं है, pH जो है बढ़ जाएगी और उस हाई pH पे एब्सिसिक एसिड फ्री फॉर्म में आ जाएगा। फ्री फॉर्म में वो मूव नहीं कर सकता, मीजोफिल सेल्स की क्लोरोप्लास्ट में वो नहीं जा सकता, और उस सूरत में एब्सिसिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा गार्ड सेल्स में जाना शुरू कर देता है और वहाँ पर स्टोमेटा को वो क्लोज़ कर देता है। और जब स्टोमेटा क्लोज़ हो जाते हैं ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो कम हो जाता है और प्लांट में जो वाटर रिज़र्व उसकी बॉडी में मौजूद है वो सेव रहता है, और जब वो वाटर जो है वो लॉस नहीं होता तो प्लांट जो है वो विल्टिंग से बच जाता है और उस अनफेवरेबल या स्ट्रेस कंडीशन को वो काफ़ी टाइम तक जो है रेजिस्ट करता है या वो ख़ुद को इस काबिल बनाता है कि वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। तो ये आज हमने इसमें बायोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट के हवाले से पढ़ा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।